भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की है और इस्लामाबाद पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और अपने सशस्त्र बलों को नए 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्ता पलट करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है, जिसने उनके सुरक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर को आजीवन छूट दी है। शांति के लिए नेतृत्व पर यूएनएससी की खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। उन्होंने खान की जेल और सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने और सेना को इतनी ज्यादा शक्ति देने की ओर इशारा किया है। पर्वतनेनी ने कहा है कि पाकिस्तान का बेशक अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। एक प्रधानमंत्री को जेल में डालकर, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाकर और अपने सशस्त्र बलों को 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्ता पलट करने की अनुमति देकर और अपने रक्षा बलों के प्रमुखों को आजीवन छूट देकर ये टिप्पणियां जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को भारत द्वारा व्यापक रूप से खारिज करने का हिस्सा थी, जिसे नई दिल्ली ने अनुचित और इस्लामाबाद के भारत को नुकसान पहुंचाने पर जुनूनी ध्यान का प्रतीक बताया है। भारतीय दूत पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल का जिक्र कर रहे थे, जो अगस्त 2023 से 190 मिलियन के भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। साथ ही 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ने यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स की हालिया रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी के संस्थापक को अदियाला जेल में कैद के दौरान अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। राजदूत पर्वतनेनी ने हाल ही में पारित 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का भी जिक्र किया, जिसने देश के सैन्य और न्यायिक प्रणालियों के पुनर्गठन के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार उपाय पेश किया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पिछले महीने पारित विधेयक में 69 धाराएं थी, जिन्होंने सैन्य कमान संरचना और न्यायपालिका के महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें एक संघीय संवैधानिक न्यायालय का निर्माण भी शामिल है, जो सर्वोच्च न्यायालय के साथ शक्तियां साझा करेगा। खासतौर पर संवैधानिक मामलों में इस एक्ट के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का टाइटल लेंगे, जबकि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे मानद पद लाइफ टाइम टाइटल बने रहेंगे। एफसीसी में सभी प्रांतों के जजों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और उसे संवैधानिक याचिकाओं पर खुद से नोटिस लेने का अधिकार होगा। इस एक्ट में कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति की इम्यूनिटी पर भी लिमिट लगाई गई है और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार जुडिशियल कमीशन को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है। I refer to the statement made by the representative of Pakistan today. India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister
by banning the ruling political party and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India reiterates that we stand ready to contribute towards working for peace, security, and prosperity for all. I thank you, Madam President.